हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सत्य एग्री इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से हम एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास के साथ में आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम क्लास में देखेंगे वही एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 1। पिछली क्लास में शायद अपने 54 क्वेश्चन तक हो गया था, मेरे जहां तक अनुमान है। एक बार मैं देख लेता हूं। म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया था ना, एमओपी कितना था? 60% था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि धान के जलमग्न खेतों से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से निकलती है? विच ग्रीन हाउस गैस इज primarily emitted from flooded paddy fields। अब धान के खेतों में क्या होता है बच्चा? पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। तो भरे हुए पानी से कौन सी गैस निकलेगी? देखना, CO2 निकलेगी, N2O निकलेगी, या मीथेन निकलेगी, या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो धान के खेतों में से मैं आपको बता दूं, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, CH4 सॉरी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है CH4, मीथेन गैस निकलेगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण करते हैं? बहुत बढ़िया है। इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स प्राइमरली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? ठीक है ना, कि भाई नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। केमिस्ट्री का भी प्रश्न है ये, सॉइल केमिस्ट्री का और एग्रो का भी है। तो पहला है नाइट्राइट, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है अमोनिया और चौथा है एमाइड। तो इन चारों गैसों में से किस रूप के अंदर, इस गैस को किस रूप के अंदर पौधे ग्रहण करेंगे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नाइट्रेट। क्या होने वाला है बच्चा? नाइट्रेट होने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है NO3। क्या होता है? NO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, दलहनी फसलों के अंदर तो कौन सा है? देखो अंग्रेजी लोग, विच बैक्टीरियम परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप। लेग्यूमिनस मतलब है दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का सभी का जो कुल होता है फैमिली, वो लेग्यूमिनेसी होती है। तो देखो, पहला है एजेटोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है एजोस्पर्लम और चौथा है क्लोस्ट्रीडियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो, एजेटोबैक्टर तो जो अपने खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके अंदर करता है। राइजोबियम, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों में राइजोबियम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। और ये किसके तौर पे करता है? NO3। अभी जस्ट पिछला प्रश्न देखा था ना अपन ने, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है इसको, ठीक है ना। ओके, क्योंकि देखो दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, मतलब गांठें होती हैं। और इन गांठों के अंदर राइजोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। करनाल बंट, गेहूं का एक रोग है, आ गया, गेहूं का एक प्रमुख रोग है, इसकी खोज किसने की थी? बिल्कुल बिल्कुल, एक होता है करनाल बंट होता है, और जौ के अंदर कौन सा होता है? कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है ना। सेम ही जौ के अंदर भी होता है, ठीक है। तो करनाल बंट इज ए मेजर डिजीज ऑफ व्हीट, who's डिस्कवर्ड इट? तो किसने खोजा था ये? पहला है मित्रा ने 1931 में खोजा था, या बटलर ने खोजा था, या केसी मेहता ने खोजा था, या स्टेक मैन ने खोजा था? तो देखो,
इसको किसने खोजा था? करनाल बंट जो रोग है ये किसने खोजा था? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मित्रा। क्या होने वाला है बच्चा? मित्रा होने वाला है। और कब खोजा था? 1931 में ये खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन में चलते हैं। नोरिन 10, ये बेटा गेहूं के लिए है ना, किसके लिए? अच्छा, पर्सन क्या है? नोरिन 10 जीन किस फसल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो नोरिन 10 होता है ये एक जीन है, ठीक है ना। ये बोनापन, बोनापन मतलब ड्वार्फिज्म, छोटा रखने के लिए, ठीक है ना। जो गेहूं ज्यादा लंबे बढ़ जाते हैं उनको छोटा रखने के लिए बोनापन होता है, ताकि क्या है, कई इलाकों के अंदर हाइट के ऊपर जब गेहूं चला जाता है तो जो तेजी से हवा चलती है उस समय गेहूं गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए, गिरने से बचने के लिए गेहूं में ये जीन है, वो बोनेपन को क्या करता है? अग्रेसिव करता है, ताकि जो गेहूं है वो छोटा रह सके और ऐसे इस प्रकार की जो तेज हवाएं हैं उनसे हमारा गेहूं गिरे ना, बच जावे। ठीक है ना। तो इन विच क्रॉप इज द नोरिन 10 जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म? तो ऑप्शन में वही धान, गेहूं, मक्का और बाजरा। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले मैंने बता दिया आपको, गेहूं होगा। ठीक है ना। धान का कौन सा है? अभी नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये लो, ये आ गया डीजीवूजीन। क्या है ये? डीजीवूजीन किस फसल का बोना जीन है? वही बात आ गई ना। तो इसमें कौन सा? धान, गेहूं, जौ और बाजरा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट पहले बता ही दिया मैंने, वो दहान होगा। ठीक है ना। क्या होगा बच्चा? दहान होगा। गेहूं का भी बता ही दिया आपको, नोरिन 10 होगा। क्या होगा? नोरिन 10 होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन में चलते हैं। धान की रोपाई की SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिव विधि किस देश से शुरू हुई? फ्रॉम विच कंट्री डिड द SRI मेथड ऑफ पेडी ट्रांसप्लांटेशन ओरिजिनेट? तो बताओ, जो SRI श्री, इसको हम श्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो श्री विधि है धान की, वो कहां से विकसित की गई थी? तो देखिए, पहला है भारत से, चीन से, मेडागास्कर से या फिर फिलीपींस से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जरा आप मुझे बताओगे बच्चा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ठीक है ना। देखो, भारत, चीन, मेडागास्कर और फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है मेडागास्कर। क्या होने वाला है? मेडागास्कर। ओके, तो याद रखना, श्री विधि जो धान की है वो मेडागास्कर से विकसित की गई थी। श्री विधि में, दोबारा से लो, श्री विधि में धान की बीज दर कितनी रखी जाती है? बिल्कुल, ये भी अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द सीड रेट फॉर पेडी इन श्री मेथड? पहला है 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 15 से 20 किलो, चौथा है 40 से 50 किलो और चौथा है 100 किलो। तो इसमें बताओ राइट आंसर क्या होगा? एक विधि और आती है डेपोक विधि, इसके भी प्रश्न इसमें आएंगे आगे, लेकिन अभी श्री विधि पे ही है हम। तो आप बताओ कि श्री विधि के अंदर कितना सीड रेट रखता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है 5 से 6 किलो। क्या होने वाला है बच्चा? 5 से 6 किलो इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं हम लोग। धान की डेपोक नर्सरी विधि कहां विकसित हुई थी? बिल्कुल सही बात है। वेयर वाज द डेपोक नर्सरी मेथड फॉर पेडी डेवलप्ड? बिल्कुल, पहला है भारत में, दूसरा है जापान में, तीसरा है फिलीपींस में और चौथा है ताइवान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखो बच्चा कहां होगी। मैं आपको बता दूं, जो डेपोक विधि होती है वो धान की मिट्टी रहित विधि होती है। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमें जो बोरे जो होते हैं ना, बोरे इस प्रकार के, उन्हीं को बिछाकर उन्हीं के ऊपर नर्सरी तैयार की जाती है। और इसका जो टाइम होता है
पौधे का निकलने का, नर से तैयार होने का, वो 13 दिन होता है। कितने दिन होता है? 13 दिन होता है। 11 से 13 दिन इसका माना जाता है। कई कबार 14 दिन भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका विधि है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये कहां से विकसित की गई है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो है फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। वहां पर इंस्टीट्यूट है RRI। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना। ठीक है ना, ठीक है। तो IRRI का पूरा फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर स्थित है बच्चा? मनीला, फिलीपींस के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। डेपोक विधि में पौध रोपाई के लिए कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? बताओ, मैंने अभी जस्ट ही बताया है। इन दी डेपोक मेथड हाउ मेनी डेज डूज इट टेक फॉर सीडलिंग्स टू दी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग? तो बताओ, ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितने दिन में रेडी हो जाता है? अभी मैंने आपको बताया है जस्ट ही। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? अभी तो बताया था मैंने, 13 दिन बताया था ना बच्चा। तो इसमें क्या आ रहा है? 13 दिन तो आ नहीं रहा, तो ये 11 से 14 दिन आ गया। तो इसका सही जवाब होगा 11 से 14 दिन होगा। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। तो राइट आंसर हो गया ना इसका। चलते हैं नेक्स्ट। गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विच विटामिन इज एब्डुमेंट इन गोल्डन राइस, एब्यूडेंट इन गोल्डन राइस? पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? देखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चा आप खुद बताओगे मुझे क्या होगा। देख लिया बच्चा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विटामिन ए होने वाला है। इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो गोल्डन राइस में अगर आपको कोई पूछे, अगर सवाल भी आपके एग्जाम में आए, तो आपको सीधा ठिकाना है विटामिन ए। और विटामिन ए को हम कैरोटीन विटामिन भी कहते हैं और रेटिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी। लेकिन हम यहां पर बीटा कैरोटीन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर राइस, सुपर राइस की अवधारणा, कंसेप्ट किसने दिया था? Who proposed the concept of super rice? पहला है GS खुस ने दिया था, या युआन लोंगपिंग ने दिया था, MS स्वामीनाथन ने दिया था, या फिर नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था? अब इन दो का तो आपको पता होगा कि ये तो हरित क्रांति के जनक है। किसके? हरित क्रांति के। एक तो है जो भारत का है, और एक कौन सा है भाई साहब? एक विश्व का है बच्चा, ठीक है ना। अब बचा युआन लोंगपिंग, इसको तो वैसे क्रॉस कर दो। बचा कौन सा? GS खुस। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है GS खुस होने वाला है, ठीक है बच्चा। इसका राइट आंसर क्या होगा? GS खुस होगा। ओके, नेक्स्ट, हाइब्रिड राइस का जनक किसे कहा जाता है? अब ये हाइब्रिड राइस, ये भी अच्छा है। संकर धान, किसका बच्चा? संकर धान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस? GS खुस, ये तो अभी गोल्डन राइस का था ही। युआन लोंगपिंग पता नहीं। EA सिद्दीकी और बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग तो आपको पता ही था ना। एनी बोरलॉग अभी क्या था? हरित क्रांति वाला था ना भारत में। अब इन दो में से देख लो आप, इन दो में से कौन सा सही जवाब होगा? EA सिद्दीकी होगी या युआन लोंगपिंग होगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है
युआन लोंगपिंग। क्या होने वाला है? युआन लोंगपिंग होने वाला है। ठीक है बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। दलहनों का राजा, किंग ऑफ पल्सेज, किस फसल को कहा जाता है? विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ पल्सेज? पहला है अरहर, दूसरा है मूंग, तीसरा है चना और चौथा है मटर। तो बताओ राजा कौन हो सकता है इसमें? चना, बिल्कुल बिल्कुल चना होगा। ठीक है ना। इसके अंदर एक प्रोसेस होती है बेटा, मैं आपको बता दूं अभी, निपिंग की। क्या होती है? निपिंग की। जब चने की फुटान चालू हो जाती है, ध्यान देना, फुटान चालू होगी तो इसको बकरियों के द्वारा या तो उसको चुटा दिया जाता है या फिर इसको कोई भी रोलर आलर की सहायता से इसको दबा दिया जाता है या फिर इसको चूटा जाता है, ताकि चने की जो शाखाएं है ना वो 2 गुनी नहीं 10 गुना वापस से बढ़ती है। तो जितनी ज्यादा शाखाएं चने में बढ़ेगी उतना ही अधिक हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो इसलिए चने के अंदर एक प्रक्रिया या फिर क्रिया करवाई जाती है, उसका नाम होता है निपिंग। और वो कब करवाई जाती है? 40-50 दिन के अंदर अंदर कराई जाती है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये राजा जी कौन है हमारे? चना साहब। साइसर एरेटिनम इनका बोटनिकल नेम है, ध्यान रखना। क्या है? साइसर एरेटिनम। चने की पत्तियों में खटास किस अमल के कारण होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल। चने की पत्तियों में जो खटास होता है, सोर्सनेस होती है, वो किसके कारण? ड्यू टू विच एसिड डू ग्राम लीव्स हैव ए सोर टेस्ट। जो सोर टेस्ट होता है ना, खट्टा खट्टा लगता है ना, खाए हो अभी कभी चने की पत्तियां? तो उसमें खाओगे तो खट्टा खट्टा लगेगा। वो किस कारण लगेगा? पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो बताओ, देखो टार्ट्रिक अम्ल तो किसमें, सॉरी सार्ट्रिक अम्ल तो किसमें होता है? नींबू में, बिल्कुल बिल्कुल। किसमें होता है? नींबू में होता है। मैलिक और ऑक्जेलिक का पता नहीं, टार्ट्रिक किसमें होगा? अंगूर में। किसमें होगा बच्चा? अंगूर में। लैक्टिक अम्ल तो आपको भी पता है, क्या दूध में पाया जाता है ना? अरे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें होगा? संतरे में, संतरे में भी पाया जाता है। और ये ही चने में भी पाया जाएगा। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल भी इसको हमें कह सकते हैं। तो ध्यान रखना कि चने की पत्तियों में जो खटास होती है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट, अरहर का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? बहुत बढ़िया। व्हाट इज द अदर कॉमन नेम ऑफ अरहर? अरहर का पहली बात तो बोटनिकल नेम होता है, वो होता है कजेनस कजान। कजेनस कजान, ठीक है ना, वही लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है इसकी। अब कह रहा है इसका और प्रचलित नाम क्या है? ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये मूंग हो गया, ये उड़द हो गया, रेड ग्राम या तुर या बंगाल ग्राम, ये क्या हो गया? बंगाल ग्राम किसके कहते हैं? चने को ही कहते हैं क्या? हाँ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड ग्राम। क्या होगा? रेड ग्राम, या फिर ये इसको कहते हैं तुर कहते हैं। ओके, तो क्लियर। इसका बोटनिकल नेम भी आप ध्यान रख लेना, कजेनस कजान अरहर। ठीक है, और दूसरा है रेड ग्राम और तुर। अरहर की सामान्य बीज दर कितनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी होती है सामान्य बीज दर बेटा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड सीड रेट फॉर पिजन पी? अरहर 5 से 10 किलो, 12 से 15 किलो, 20 से 25 किलो और 30 से 40 किलो। बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामान्य। सामान्य बीज दर पूछा है आपको, सिर्फ सामान्य बीज दर, नॉर्मली जो जनरली अपन यूज करते हैं। किसी भी मिक्स्ड फार्मिंग के लिए नहीं पूछा कि भाई मिश्रित खेती के लिए बताओ या फिर उसके साथ बोने वाली के लिए बताओ, ओनली सिर्फ सामान्य बीज दर। अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है। बताओ बच्चा, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट रहेगा बच्चा। ठीक है ना, तो क्लिक करो बी ऑप्शन, राइट है। ठीक है, याद हो जाएगा क्या? 12 से
15 किलो अरहर की क्या होती है, बीज दर होती है। नेक्स्ट, जवार को सूखे के प्रति सहनशील होने के कारण क्या कहा जाता है? What is the sorghum called due to its drought tolerance? देखो, ज्वार जो होती है वो सूखे के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी है, ताकि इसीलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है। वो क्या नाम है? पहले तो मैं इसका बोटनिकल नेम बताऊं आपको। इसका बोटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकोलर, ठीक है ना, सोरगम बाइकोलर इसका बोटनिकल नेम है। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, वंडर क्रॉप कहेंगे, कैमल क्रॉप कहेंगे, पुअर मैंस क्रॉप कहेंगे, या फिर किंग क्रॉप कहेंगे? बहुत अच्छा है, ये इसका उपनाम बताओ इसका कोई, ठीक है ना। बॉटनिकल नेम तो सोरगम बाइकोलर हो ही गया, और इसका उपनाम होता है कैमल क्रॉप होता है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, बाजरे का परीक्षण भार, दानों का वजन कितना होता है? व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ पर मिलेट? बिल्कुल बिल्कुल, एक होता है बेटा टेस्ट वेट, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, और एक होता है सीड इंडेक्स, बताया था ना। टेस्ट वेट तो होता है 1000 बीजों के भार को, 1000 बीजों के भार को, और ये होता है 100 बीजों के भार को, ठीक है ना, 100 बीजों के भार को सीड बीज सूचकांक, हिंदी में इसे कहते हैं बीज सूचकांक। और इसको क्या कहेंगे? परीक्षण भार कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो बाजरा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेड 2025 में 24 में पूछा था बेटा, 24 में 25 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो बताओ 2 ग्राम, ये तो फेलेरस माइनर का है, गेहूं सा, जानते हो ना फेलेरस माइनर, गेहूं सा। 5 से 7 ग्राम, 25 ग्राम या 40 ग्राम? 25 ग्राम किसका है बच्चा? गेहूं का है। किसका है? गेहूं, सॉरी चावल का है, धान का। और बासमती का, बासमती चावल धान 21 ग्राम, बिल्कुल इसका ध्यान रखना, बासमती चावल का। और 40 ग्राम किसका है? गेहूं का है। बचा कौन सा? 5 से 7 ग्राम वाला, तो ये किसका होगा बच्चा? ये बाजरे का टेस्ट वेट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 5 से 7 ग्राम हो गया। नेक्स्ट पर्सन, बाजरे का प्रसिद्ध अर्गट का या चेपा रोग भी कहते हैं इसको, किसके कारण होता है? व्हाट कॉज द वेल नोन अर्गट और चेपा डिजीज इन पर मिलेट? जो चेपा रोग होता है, अर्गट रोग होता है, वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है? तो बताओ इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? जो हमारा बाजरा में अर्गट रोग है वो किसके कारण होता है? ध्यान से देखिए और बताइए। देखो मैं इतना बता देता हूं, जो अर्गट रोग है वो एक फंगस है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो उत्पन्न हो रही है ना चीजें, वो क्या है बच्चा? वो फंगस है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो फंगस कौन सा है, फंगस इसमें एक ही चीज है, आपको भी दिख रहा है, क्या है वो? कवक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो बाजरे के अंदर अर्गट रोग है वो किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस होगा, ठीक है बच्चा, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, तिलहनों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, तिलों की रानी। और एक राजा भी तो ना, राजा तो देखो शायद किसको कहेंगे अपन? मूंगफली को। और रानी सरसों को कहेंगे, या मूंगफली को कहेंगे, या तिल को कहेंगे, या सोयाबीन को कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताओ व्हाट इज द नोन हैज क्वीन ऑफ ऑयल सीड? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तिल, ठीक है बच्चा, क्या होने वाला है? तिल होने वाला है, ठीक है, राइट आंसर है तिल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, तिल के तेल का लंबे समय तक खराब न होने, रेंसिडेट रेजिस्टेंस,
का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सीसम ऑयल रेजिस्टेंस फॉर रेंसिडिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड? मतलब कि तिल को एक लंबे समय तक खराब न होने का मुख्य कारण क्या होता है? पहला है लिनोलिक अम्ल, सीमानमोल, इरूसिक अम्ल और ओलिक अम्ल। बताओ ये सारे चारों क्या है? अम्ल ही अम्ल है। तो अब ये तो पता चल गया कि कोई ना कोई सा अम्ल ही है जिसके कारण क्या है, हमारा जो तेल है वो क्या हो रहा है? खराब नहीं होगा। तो बताओ इसका राइट आंसर देखो बच्चा, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो आप खुद ही देखो, कौन सा अम्ल है वो? कौन सा अम्ल है बच्चा? अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सीसामोल। क्या राइट आंसर होने बचा? सीसामोल इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना? इसकी वजह से क्या है, तिल का जो तेल है वो लंबे समय तक अपना सुरक्षित रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। नेक्स्ट, मूंगफली में पैगिंग, पैगिंग का मतलब होता है सुइया बढ़ना, अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? हाउ मेनी डेज आफ्टर सोविंग डज द पैगिंग स्टेज अकर इन ग्राउंडनट? तो बताओ बच्चा, पैगिंग स्टेज मैंने आपको बताया था ना कि जो जमीन होती है उसके अंदर मान लो मूंगफली लगी हुई है, जब मूंगफली लगी होती है तब नीचे उसके जड़ें चालू होती है, जड़ों के अंदर जब मूंगफली लगना चालू होती है और मूंगफली जब शुरू शुरू में लगती है तो बिल्कुल सफेद सफेद सी आपको ऐसे सुइया सुइया दिखाई देंगी, मतलब मूंगफलियों की ऐसे ना बढ़ती हुई, तो वो ही क्या कहलाती है? पैगिंग स्टेज कहलाती है आपकी। ठीक है ना? सफेद सफेद, तो वो क्या होगी? पैगिंग स्टेज। तो वो कितने दिन बाद निकलती है? 20 दिन बाद, 35 दिन बाद, 55 दिन बाद या फिर 80 दिन बाद? इसका राइट आंसर देखिए बच्चा, निपिंग और पैगिंग दोनों सेम सेम सी ही होती है। अब देख लेना आप, निपिंग और पैगिंग, तो निपिंग कितने दिन में कर रहे थे हमारे? 40-50 दिन में। तो पैगिंग भी इतने दिन में मान लो। तो इसमें देख लो 50 से क्या अनुसार कौन सा है? ये वाला सही आंसर है। तो इसका सी आंसर इज ए करेक्ट होगा। ओके, याद रखना बच्चा। नेक्स्ट